जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 पेपर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने देख लिए होंगे और यदि अभी तक नहीं देखा है तो देन यू मस्ट वॉच इट। तो आज हम समाज विद्या का पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें मैंने 50 एमसीक्यू रखे। उसका कारण क्या है कि आने वाली परीक्षाओं में एमसीक्यू की जो मात्राएं बढ़ने वाली है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाले, तो उस उद्देश्य से मैंने ज़्यादा एमसीक्यू रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो एमसीक्यू भी आपको ढंग से तैयार कर लेने। तो पहला प्रश्न हमारा, सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध किस प्रजा के साथ था? तो आर्य प्रजा के। आर्य लोगों ने आकर के सप्त सिंधु की जो भूमि थी वहां पर उन्होंने अपना निवास किया था। भवनाथ का मेला कहाँ लगता है? गिरनार में। भगवान शंकर का मंदिर है वहां पर, उसमें मेला लगता है भवनाथ का। अगला है, प्राचीन समय में भारत का कौन सा नगर मलमल के लिए प्रसिद्ध था? तो ढाका। बराबर। जो ढाका का जो मलमल था यानी मसलिन बहुत ही प्रसिद्ध था। ये ग्रीक में जो ममीज होती थी उसको ढाकने के लिए इस मसलिन का उपयोग होता था। संग्रहित मकरंद कब लिखी गई थी? ईस्वी सन 900 में। स्तूप के अंडाकार हिस्से के चारों ओर लगी रेलिंग को क्या कहते हैं? हर्मिका। भारत की शिल्पकला का श्रेष्ठ नमूना क्या है? सारनाथ का स्तंभ। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1026 में। याद रख लेना, 2-3 बार आप लोग लिख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। 1 लाख जितने श्लोक हैं इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी कुछ महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है सब महाभारत में है। इतना विशाल ग्रंथ है वो। दंडी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 10 कुमार चरितम। बराबर। आगे देखिए, हुमायूं नामा ग्रंथ किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी, उसने लिखा था हुमायूं नामा। कौन सा प्राचीन विद्यापीठ एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? वल्लभी विद्यानगर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था, एक राजधानी भी था और ये फेमस विद्यापीठ भी थी। वनस्पति औषधि के साथ रासायनिक औषधि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? आचार्य नागार्जुन ने, जिन्हें हम भारतीय रसायन शास्त्र का पिता भी कहते हैं। धारापुरी के नाम से प्रसिद्ध गुफाएं कुछ स्थान पे है? तो ये है एलिफेंटा की गुफाएं। उदयगिरी नहीं है, एलिफेंटा। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इन्हें स्थानिक मछुआरे जो हैं ये धारापुरी के नाम से जानते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा निर्माण सन 1010 में हुआ था? तो बृहदेश्वर का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। राजराजेश्वर ने बनवाया था, ये भी याद रखना। खजुराहो के किन राजाओं की राजधानी थी? तो चंदेल राजपूत राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने 85 मंदिर बनाए थे खजुराहो में। कुतुब मीनार का जमीन पर घेराव कितना है? 13.75 मीटर और इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। ओके, ये याद रखिएगा। अगला है, भारत सरकार ने वन्य जीवों के लिए बोर्ड की स्थापना कब की थी? तो 1952 में। श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय कहाँ है? पाटन में। सामुदायिक वनों की मालिकी किसकी होती है? तो ग्राम पंचायत की। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो 1971 में। इनमें से कौन सी फसल नकदी नहीं है? तो देखिए, एरंडी जो है वो नकदी फसल नहीं है, बाकी सब नकदी फसल है। नकदी फसल यानी वो फसल होती है जिसकी बाजार में काफी डिमांड और जिसको बेचने पे काफी लाभ मिलता हो, तुरंत पैसा मिल जाए। भाल प्रदेश किसकी फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं। गुजरात में भाल प्रदेश जो है उसमें गेहूं का बहुत अच्छी क्वालिटी उत्पन्न होती है, जिसे हम भालिया गेहूं कहते हैं। कॉफी की फसल के लिए कितना तापमान अनुकूल होता है? 15 डिग्री से 28 डिग्री। कॉफी के लिए प्रसिद्ध स्थान है कर्नाटक। बराबर। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है कुर्ग, ये कॉफी के लिए बहुत ही फेमस है। कृष्णराज सागर योजना किस नदी पर है? कावेरी। भारत में सबसे कम सिंचाई किस राज्य में होती है? तो मिजोरम में। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ? 1882 में। एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है बॉक्साइट। याद रखना, केमिस्ट्री का भी प्लस है। Al2O3.2S2O, ये है हमारा बॉक्साइट।
जामनगर जिले के कितने चूना पत्थर से सीमेंट बनता है? तो 97%। इनमें से किस स्थान पर रिफाइनरी नहीं है? तो देखिए, मथुरा में है, हल्दिया में है, गुवाहाटी में है, अजमेर में नहीं है कोई रिफाइनरी। भारत में सूती कपड़े का प्रथम कारखाना मुंबई में बना था। इनमें से किस स्थान पर यात्री डिब्बे बनते हैं? तो पेराम्बूर में। ट्रेन के डब्बे यहाँ पर पेराम्बूर में बनते हैं। देश के कुल परिवहन का कितना भाग जल मार्ग है? तो 2%। गुजरात में ऑटोमेटिक लॉक गेट वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भावनगर। ये खास याद रख लेना। देश में कितने आकाशवाणी केंद्र? 415। उत्पादन साधनों का के उपयोग बताइए। तो कैसे हैं? 2 है वैकल्पिक। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना है? 1%। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनने से पहले भारत का हिस्सा 0.5% था, जो बढ़ के 1% हो गया है। सरकार की अंकुश नियंत्रण और करों में कटौती की नीति को क्या कहते हैं? उदारीकरण। उदारीकरण करना यानी सरकार जो अपना जो ग्रिप होती है उसको कम कर देती है और टैक्सेशन का टैक्स कम कर देती है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना में कितने लोगों को रोजगार की योजना है? 10 लाख। यूएनडीपी के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या गरीब थी? तो 21.92% जनसंख्या गरीब थी। ये 2011 का आंकड़ा है, इसे याद रखना। भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितने भाग पर कांप की मिट्टी फैली हुई है? 43% पर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो CAC। BIS ये गोल्ड के लिए आता है, या ISO इलेक्ट्रॉनिक वगैरह के गैजेट जो होते हैं उनके लिए आता है। ओके। सरकार द्वारा किन पैदाशों के मूल्य निर्धारित किए होते हैं? पेट्रोल डीजल। ISO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत में कितने जिला फोरम है? 571। सारे जो आंकड़े आपको लिख लेने चाहिए। मालदीव का मानव विकास संघ कितना है? तो 130। भारतीय समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? साक्षरता। विश्व वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ये भी याद रख लेना। किस सन में कश्मीर आतंकवादी प्रवृत्तियां बढ़ गईं? 1988 में। अब बड़े प्रश्न को चलते हैं। आर्य संस्कृति की जानकारी दीजिए। तो भारत में आर्य सभ्यता के निर्माता नॉर्डिक थे। भारत में प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। वे जहां पर रहते थे उस जगह को कहते थे आर्यावत। प्राचीन भारत में आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी, जहां 7 नदियां बहती थी, इसलिए इसे कहते थे सप्त सिंधु। उत्तर वैदिक काल में आर्यावर्त के पूर्व में मिथिला तक, दक्षिण में विंध्याचल तक फैले हुए थे आर्य लोग। अन्य समकालीन प्रजाओं में आर्य सबसे विकसित प्रजा थी। ये प्रकृति प्रेमी थे। ये वृक्षों, पर्वतों, सूर्य, वायु, नदियाँ, वर्षा सभी की पूजा करते, प्रकृति प्रेमी थे। आर्यों ने वेद पठन प्रचलित किया। धार्मिक विधियों, यज्ञों की शुरुआत किसने की थी? आर्यों ने। भारत में आई विविध प्रजाओं के साथ आर्यों ने मिश्रित समन्वित संस्कृति का निर्माण किया था। द्रविड़ शैली का परिचय दीजिए। तो भारत की कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पे सातवाहन वंश के राजाओं का शासन था। उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया। स्तूप जानते हो, ये अंडाकार होता है। इसमें क्या होता है? भगवान बुद्ध के अवशेष, उनके बाल, नाखून, दांत आदि को एक बॉक्स में भर के अंडाकार चिनाई की जाती है, जिसे हम कहते हैं स्तूप। स्तूप अर्धगोलाकार होते थे, घंटाकार या शिखाले थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप, अमरावती के स्तूप, ये द्रविड़ शैली के श्रेष्ठ नमूने। चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला का शिखर पर पहुंचाया था। अगला है सांची के स्तूप की जानकारी दीजिए। तो आर्य समाज का निर्मित सांची का स्तूप ये है मध्य प्रदेश में। ये स्तूप ईंटों का बना हुआ था। वह स्तूप वर्तमान समय में आधा कद में आधा था। यह बौद्ध स्थापत्य का अमूल्य नमूना माना जाता है। अगला है पर्यटन उद्योग से होने वाले लाभ बताइए। तो पर्यटन उद्योग से राज्य को आर्थिक लाभ मिलता है। लोगों को सांस्कृतिक कलाएं, परंपराओं का विश्व के समक्ष पेश करने का अवसर मिलता है। जैसे किसी जगह पे आप उसी जगह जाते हो, वहाँ की जो कला संस्कृति है लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये कला संस्कृति पर्यटन के कारण, टूरिज्म के कारण ही बरकरार रहती। जैसे कि आप राजस्थान में जाओगे
तो आपको वहाँ पे बहुत सी जगह पे कठपुतली का खेल वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब जो है, ये सब उसकी कलाकृतियां हैं जो पर्यटन के कारण बची रहती है। ओके, फिर इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि देखिए पर्यटन उद्योग के कारण वहाँ जहाँ होता है वहाँ पे स्थानिक लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। वो कई तरह की छोटी मोटी चीज़ें बचा करके बेचते हैं। इसके साथ साथ उन्हें टूरिस्ट गाइड वगैरह का काम भी मिल जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में अभ्यासक्रमों का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक का स्वतंत्र, पर्यटन मार्गदर्शक यानी टूरिस्ट गाइड, उसका भी विकास हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से विदेशी मुद्रा हमको मिलती है, क्योंकि जो दूसरे देशों से आएंगे वो डॉलर में या उनके जो भी करेंसी हो, पाउंड है, उसमें खर्च करते हैं, तो भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। सांस्कृतिक विरासत स्थलों की आसपास रेलवे रास्ते, पानी, संचार, ये सब की सुविधाएं विकसित होती है, क्योंकि लोग जब घूमने आते हैं तो उनके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास करती है, और उसका लाभ किसको मिलता है? सभी पूरी प्रजा को मिलता है। अगला है रेगिस्तानी मिट्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह मिट्टी शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। यह जमीन रेतीली और कम उपजाऊ होती है और क्षार तत्वों की मात्रा इसमें अधिक होती है। इस प्रकार की जमीन कहाँ मिलती है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में मिलती है। गुजरात में कच्छ और उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्रों में ऐसी जमीन पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से यहाँ पे बाजरी और ज्वार की फसल ली जा सकती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या? तो ऐसे सुरक्षित वन जहां मानव की सभी प्रवृत्तियां वर्जित हो, उन पर प्रतिबंध लगा हो, केवल कुछ नियमों के अंतर्गत घूमने फिरने की छूट दी जाए, उसे हम कहते हैं अभयारण्य। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ये अभयारण्य की अपेक्षा अधिक संरक्षित होते हैं। इनमें अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का समावेश होता है। इनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, तो इसमें आपको झील भी मिल जाएगी, जंगल भी मिल जाएगा, सब तरह के जो अलग अलग तरह के जो पारिस्थितिकी तंत्र इसमें देखने को मिलते हैं। पालतू प्राणियों के चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। इसकी स्थापना केंद्र राज्य सरकार के संकलन से होती है। काजीरंगा, कॉर्बेट, बेलाबदर, दरियाई राष्ट्रीय उद्यान, गिर, दचीगाम, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। इनके नाम भी आप याद रखिएगा। जैसे काजीरंगा है आसाम में है, बेलाबदर गुजरात में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, दचीगाम है कश्मीर में, गिर का है गुजरात में। ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आए संस्थागत सुधारों की जानकारी दीजिए। तो भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधारों को संस्थागत सुधार के, संस्थागत यानी कानूनी दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं। सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों का शोषण रोका, जोते उसकी जमीन का कानून बनाया। पहले क्या होता था कि जमींदार के पास सारी जमीन होती थी और अन्य जो किसान थे बेचारे मजदूरी करते थे। तो सरकार ने नियम बनाया कि जैसे कोई व्यक्ति है 10 साल या उससे ज़्यादा समय से जमीन को जोत रहा है तो वो उसका मालिक हो जाता है। इस तरह का नियम सरकार लाई थी। भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं सरकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। भू जोतों को यानी जो जमीन जोतने का काम करते हैं उनको लोन देती है सरकार बहुत ही सस्ते ब्याज पर। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं सरकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक और ये सब इनको किसानों को ऋण देती है। सरकार बीज, खाद, जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी और आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच दिया जाता है। यानी बीमा करा लेते हैं तो उसमें अगर कुछ नुकसान होता है फसल का तो पूरा पैसा इस किसान को मिल जाता है। अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनी व्यवस्था करके खुली नीलामी की प्रक्रिया बनाई जाती है। देखिए मार्केट यार्ड में क्या होता है कि सरकार जो अब किसान होते हैं उनकी जैसी क्वालिटी होती है अनाज उस ढंग का उनको पैसा मिलता है, वहाँ पे उसकी बोली लगाई जाती है। किसानों को कृषि उत्पादन पोषणक्षम कीमत मिलती रहे इसलिए सहकारी मंडलियाँ, खरीद विक्रय संघ, सरकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, दूरसंचार की सुविधाएं की जाती है। जो शीतगृह है ऐसे कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। जैसे आलू वगैरह है तो आलू आपने निकाल लिया जमीन में से तुरंत थोड़ी बिचेगा, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फिर उसको अमुक समय बाद
उसको बेचने से उनको किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है। भारत में सिंचाई के वितरण की जानकारी दीजिए। तो भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में सिंचाई के क्षेत्रों में बड़ा अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले गोदावरी कृष्णा नदी के मुक्तिकोण प्रदेश, ओडिशा की महानदी का मुक्तिकोण प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी का मुक्तिकोण प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के देश के सघन सिंचाई क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ पे यानी सिंचाई ज़्यादा होती है। स्वतंत्रता पश्चात भारत का कुल सिंचाई क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है। स्पष्ट बुआई क्षेत्र में 38% भाग में सिंचाई होती है। भारत के राज्यों में सिंचाई क्षेत्र के वितरण में बड़ी असमानता है। मिजोरम में स्पष्ट बुआई क्षेत्र में मात्र 7.3% जमीन है। सबसे कम बुआई का क्षेत्र मिजोरम में है, याद रखना। पंजाब में सबसे ज्यादा है 90.8%। कुल सिंचाई क्षेत्र का प्रमाण स्पष्ट बुआई क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मणिपुर में कुल बुआई विस्तार सिंचाई के अंतर्गत है, यानी यहाँ पे लगभग जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल जाती है। अगला प्रश्न है, जल संकट पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जल जो है प्रकृति की अनमोल भेंट है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या होता है, अनाज की मांग बढ़ेगी, नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, शहरीकरण हो रहा है, तो शहरों में जो लोग रहेंगे उनको भी पानी की निरंतर जरूरत पड़ती रहती है। तो जरूरत क्या है, पानी की बढ़ रही है। इसके बावजूद पानी आपूर्ति की परिस्थिति, स्थानीय वितरण की असमानता अधिकांशतः मनुष्यों के हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास के लिए समस्या रूप है। तो देखिए, पानी सब जगह समान रूप से नहीं मिलता है, वाटर शॉर्टेज होती है, इससे कारण कई समस्याएं खड़ी होती है। वर्तमान समय में भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में जल संकट की गंभीर समस्या है। राजस्थान तो शुष्क प्रदेश है, तो वहाँ होगा। जो पठारी प्रदेश है वहाँ पे भी क्या है, जमीन में पानी नहीं रहता टिकता, तो वहाँ पे जल संकट बना रहता है। सैकड़ों गांव, कुछ नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है, जमीन का प्रदूषण के कारण या अन्य कारणों से पानी प्रदूषित होता है। इसके में अनेक वन्य और जलजन्य बीमारियां फैलती है, यानी प्रदूषित पानी को पीने से कई बीमारियां फैलती है। पेयजल की प्राप्यता तथा शुद्धता जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, यानी पीने का पानी सब व्यक्ति को मिलना ही चाहिए पर्याप्त मात्रा में। पीने के पानी की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रयत्नों में कमी है। देश में 50% गांवों को आज भी स्वच्छ पेयजल मिल नहीं रहा है, और जबकि 8% शहरों में पेयजल की यानी पीने के पानी की समस्या है। बराबर। अगला प्रश्न है, खनिज संरक्षण के उपाय बताइए। तो देखिए, पहला योग्य तकनीक का उपयोग। खनिज प्राप्त करने के लिए योग्य टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, तो खनिजों का जो दुर्व्यय यानी वेस्टेज है वो बच जाता है। पुनः चक्र यानी रिसाइकल, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कलई के उपयोगी अनुपयोगी भंगार का पुनः उपयोग करना चाहिए। जो है इसका हमें फिर से उपयोग कर सकते हैं इस नई चीजें बनाने में। खनिजों का वैकल्पिक उपयोग, जैसे आपको आप बताऊं, पहले कुर्सी वगैरह जो थी लोहे की बनती थी, अब उसके बदले हमने प्लास्टिक उसका ऑल्टरनेट ले आए। ऐसे जैसे बिजली के स्थान पर हम सौर ऊर्जा, तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम, पेट्रोल के बदले सीएनजी, ये सब का उपयोग बढ़ रहा है। बिन परंपरागत साधनों का उपयोग, जल, सौर, पवन, बायोगैस जैसे बिन परंपरागत साधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। बिन परंपरागत यानी जिनका हम पहले उपयोग नहीं करते थे, उन साधनों को हम बिन परंपरागत कहते हैं। तो ये जो बिन परंपरागत जो ऊर्जा के साधन हैं, इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा और ये सस्ते भी पड़ते हैं। टिकाऊ विकास, तो पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ी के लिए शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना, इसे हम कहते हैं टिकाऊ विकास। तो ये हमें करना चाहिए। खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हो, उसके बाद आयोजन पूर्वक उपयोग करना चाहिए। जमीन में कितना खनिज है वो हमें जानना चाहिए और फिर उसका आपको सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। भारतीय अर्थतंत्र के ढांचे को समझाइए। अर्थतंत्र में होने वाली विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तियों या विविध व्यवसाय की 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय जो अर्थतंत्र है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। बराबर। ये 3 आप याद रखना, ये कई बार पूछे जाते हैं, 1 मार्क के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। आर्थिक प्रवृत्तियों के इस वर्गीकरण को व्यवसायिक ढांचे के रूप में जाना जाता है। इन तीनों विभागों में और उसमें समावेश होती प्रवृत्तियों की चर्चा निम्नानुसार। प्राथमिक क्षेत्र, तो अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि के साथ संलग्न प्रवृत्तियां जैसे कि पशुपालन, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी बतख पालन, जंगल, कच्ची धातु की खुदाई वगैरह इसके अंतर्गत आ जाता है।
यानी जो छोटा छोटा सा काम होता है एकदम शुरुआती वो उसमें आता है। माध्यमिक क्षेत्र, इस विभाग में छोटे और बड़े आधारभूत उद्योगों, निर्माण कार्य, बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति, ये सब प्रवृत्तियां इसमें आती है। यह विभाग उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, यानी बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। इसमें पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक का उत्पादन का समावेश होता है। सेवा क्षेत्र यानी इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर, इसमें सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती है। जैसे कि आप किसी होटल में रुकने गए, आप रात में रुके और सुबह आप होटल का किराया देते हैं। आप होटल में से कोई चीज नहीं ले रहे हो, फिर भी आप पैसा दे रहे हो, तो ये क्या एक प्रकार की सेवा। ऐसी सेवा में व्यापार, संचार, वायु, समुद्री मार्ग, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा कंपनियां, परिवहन, मनोरंजन, ये सब इसमें आ जाता है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद के आर्थिक प्रभावों की जानकारी दीजिए। तो आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार रोजगार के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बनता, क्योंकि जहां भी आतंकवाद होगा वहां कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो नया उद्योग नहीं लगेगा, पुराने उद्योग भी लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। व्यापार उद्योग के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए जाना पड़ता है। जहां आतंकवाद होगा वहां के लोग भूखे मरने लगते हैं, तो कहां जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं। जो आतंकवादी ये सारी देश विरोधी प्रवृत्तियां करते हैं, तो जो धनवान लोग हैं उनको किडनैप करके, धमकी देके ये लोग पैसे उनसे धन वसूलते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी, काला धन वगैरह जैसे असामाजिक कार्य करते हैं, जिससे देश में सामाजिक आर्थिक समस्याएं खड़ी होती है। आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशन, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इस संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जब ये सरकारी चीज़ों को नुकसान होगा तो उसको फिर से बनाना पड़ता है, तो इसमें सरकार के करोड़ों रुपए जाते हैं। सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे समाज उपयोगी कार्य नहीं हो पाते। जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए का उपयोग होना था, उसका उपयोग सिक्योरिटी के लिए होता है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग, इनको काफी नुकसान। जैसे कश्मीर उदाहरण है ही, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन अब वहां पे कोई नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वहां जाए आप घूमने तो चले जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे। तो एक समय जब लोग कश्मीर घूमने जाते थे वो बंद हो गया, तो कश्मीरियों का काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत की विरासत की मिट्टी कला समझाइए। तो देखिए एक कलाओं में से एक कला आती है, तो मानव को मिट्टी के बीच अति प्राचीन, मानव का मिट्टी से अति प्राचीन संबंध है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी जो है मिट्टी से जुड़ा रहता है। जब धातु की खोज नहीं हुई तो मिट्टी की बनी हुई सामग्रियों का उपयोग होता था। मिट्टी के खिलौने, घड़े, कुल्हड़, चूल्हे, ये सब का, अनाज की कोठियाँ, ये सब बनाई जाती थी। उस समय घरों की दीवारें भी मिट्टी और गोबर के लेपन करके सुरक्षित रखी जाती थी। पानी, दूध, दही, छाछ, घी आदि को संग्रह करने के जो बर्तन थे वो भी मिट्टी के होते थे। रसोई भी मिट्टी के बर्तनों में होती थी। लोथल, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के समय मिट्टी की लाल रंग की प्याली, बरनी, तस्तरी ये मिली है, जो दिखाती है कि आदिकाल से हम लोगों को मिट्टी का बर्तन बनाने की कला हमको मालूम थी। कच्ची मिट्टी से टेराकोटा वस्तुओं तथा बर्तनों के उत्पादन के लिए भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इलोरा की गुफाओं की जानकारी दीजिए। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं, कुल 34 गुफाएं जो 3 अलग अलग धर्मों से संबंधित है। बौद्ध गुफाएं 1 से 12 नंबर की गुफाएं बौद्ध हैं। 13 से 29 नंबर की जो गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। राजपूत राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ, याद रखना। ये 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा, 30 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है। पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को बनाने में 150 वर्षों का समय लगा था। बराबर, राजाओं ने अपनी, एक राजा की कई 4-5 पीढ़ियां लगी होगी तब जाके ये मंदिर बना। इतना अद्भुत लोगों का समर्पण था और बहुत ही शानदार मंदिर है। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। जो ताजमहल नाम की, जो हम ताजमहल का नाम सुन के बोरा जाते हैं ना, इसके सामने कचरे का ढेर लगेगा आपको। इतना शानदार भगवान शंकर का मंदिर है।
दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित इलोरा की गुफाएं ईस्वी सन 600 से ईस्वी सन 2000 की है, यानी इस दरमियान इनको बनाया गया था। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रदर्शनीय है। टेक्नोलॉजी का बहुत ही शानदार उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पटसन और कपड़ा उद्योग का जानकारी दीजिए। पटसन या दूसरे क्रम में आने वाला भारत का मुख्य उद्योग है। पटसन या पटसन से बनी चीज वस्तुओं से भारत में के स्थान में प्रथम है। पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश पहले नंबर पर आता है, भारत दूसरे पे। देश में पटसन के कुल उत्पादन में बंगाल लगभग 80%, आंध्र प्रदेश 10% और बाकी का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन लोगों का समावेश। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है पटसन का उत्पादन। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। इसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पे, क्योंकि हुगली नदी में से पानी मिल जाता है। सस्ता मानव श्रम, बैंक और बीमा की सुविधाएं, निर्यात के लिए बंदरगाह, इन सब के कारण क्या है कि पश्चिम बंगाल में यह उद्योग काफी फला फूला है। आज विविध वस्तुओं की पैकिंग में अन्य विकल्पों के कारण पटसन की मांग घट गई। पहले क्या होता है कि जो अनाज भरने के लिए भी जो बोरियां थी पटसन की होती थी, पैकिंग करने में भी पटसन का उपयोग होता था। फिर उसके बदले हम प्लास्टिक की बोरियों का उपयोग करने लगे, तो पटसन की डिमांड घट गई है। अधिक उत्पादन खर्च और बाजार में पटसन की घटती मांग जैसी समस्याओं का सामना पटसन उद्योग कर रहा है। अब क्या है कि जब इसकी अब कॉस्टिंग बढ़ गई है तो इसके सामने दूसरे विकल्प आ गए हैं, तो पटसन उद्योग के सामने कई समस्याएं खड़ी हुई है। गरीबी के उद्भव के कारण होने के कारण बताइए। देखिए दोस्तों, ये आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन जीवन की बहुत सी चीजें हैं जो है हमें स्कूल में नहीं सीखने को मिलती है। हमारा एक चैनल है सफलता वीडियोस। मैंने इस चैनल में एक बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। ये पुस्तक का मैंने वीडियो तैयार किया, आप लोगों को देखिएगा, यू मस्ट वॉच इट। तो जिंदगी में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुआ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अमीर क्यों बनता है, कोई व्यक्ति गरीब क्यों बनता है। और मैं इसमें लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आपको मिल सके, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही शानदार चैनल है। तो गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है। उसके कारण क्या है? किसी क्षेत्र में अपूर्ण विकास, अपर्याप्त सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं। देखिए, भारत देश में कृषि पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो कृषि का इतना विकास नहीं हुआ और सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव, जिसे हम ऋतुगत बेरोजगारी कहते हैं। किसान जो होता है हमारा, वो जब एक बार फसल बो देने के बाद 2-3 महीने वो फ्री रहता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता है। तो अगर ऐसे में उसे रोजगार दे तो उसकी गरीबी काफी दूर हो, लेकिन उसे रोजगार मिलता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण का अभाव होता है। ना तो लोगों को ज्ञान होता है, ना उन्हें कोई स्किल डेवलप करने के कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं। जाति प्रथा, रूढ़ियां, परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण आदमी कर्जदार बन जाता है। जैसे 13वां बोलते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 13वां होता है, उसमें लोग बहुत दिखावट में खर्चा करते हैं, शादी विवाह में कर्ज लेके खर्चा करते हैं, आदमी कर्जदार हो जाता है और उसकी जो गरीबी है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से, शोषण और अन्याय का भोग बनने से, सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं मिल पाता है। तो देखिए, गरीब आदमी अनपढ़ होगा तो उसका शोषण करता है जो शिक्षित और ताकतवर लोग हैं। तो और जो आदमी अनपढ़ होता है तो उसको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती कि वो किस तरह से उनका लाभ उठा सकता है। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकता और उससे आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से, जब भारत देश में आर्थिक नीतियां बनाई गई तो उद्योगों पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए जो किसान है बहुत ही गरीब रह गए और उद्योगों में बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया, तो लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग गरीब रह गए।
नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला, खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा। तो देखिए, नकदी फसल में ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो लोग ने क्या है कि अनाज का उत्पादन कम कर दिया। अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुए, मूल्य बढ़े, तो अनाज की कमी होने से उनकी कीमत बढ़ेगी, स्वाभाविक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों को 2 वक्त का भोजन मिलना भी मुहाल हो गया। आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था टूट गई, कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए, स्थलांतरण बढ़ा कृषि की आय घटने से। देखिए, खेती की आय घटी तो लोग क्या हुआ, गांव छोड़ के कहाँ आने लगे, शहर में। गरीब कुपोषण और विविध रोग के शिकार बने, स्वास्थ्य विषयक खर्चे बढ़े, आय स्थिर रही, उपचार दवा में खर्च में वृद्धि हुई। देखिए, गरीब लोग कुपोषित रहे तो कई बीमारियों का शिकार बने, तो उनका जो डॉक्टरी खर्च बढ़ा, जो उठाने में असमर्थ थे। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, बेकारी में वृद्धि हुई। पहले जैसे आपने आगे देखा, पहले पटसन का उद्योग होता था, हाथ करके चलते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी जगह दूसरे विकल्प जब आए तो उन उद्योगों से जुड़े हुए लोग बेकार हो गए। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि दर। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यह मुख्य कारण है। बाल मृत्यु दर घटी है, औसत आयु सीमा बढ़ी। पहले क्या था, भारत देश में बाल मृत्यु दर बहुत होती थी, यानी बहुत बच्चे जो थे वो जन्म में ही मर जाते थे कुपोषण और अन्य बीमारियों के चलते, और लोगों की औसत आयु भी कम थी। आज भारत में औसत आयु लगभग 63 वर्ष के आसपास है, पहले यही 35 के आसपास थी। यह समझ लीजिए कि डबल से थोड़ा ही कम है। तो जनसंख्या बढ़ रही है, यानी श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से। अब देखिए, जितने मजदूरों की, कारीगरों की आवश्यकता, उससे ज़्यादा कारीगर मजदूर उपलब्ध है, तो उतने लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो गरीबी बढ़ती है। दूसरी तरफ आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन में की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े हैं। जितनी जरूर, देखिए, भोग विलास की चीज़ों में ज़्यादा पैसा मिलता है तो जो उत्पादक है, उद्योगपति, उस ओर बढ़ जाते हैं। तो जीवन जरूरी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है तो उनका कीमत बढ़ेगी, जिसके कारण क्या है, गरीब लोग जो है और अधिक गरीब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोजगार से आय और आय से गरीबी घटेगी, समझाइए। तो अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई हमारे देश में। अब भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। तो देखिए क्या हुआ, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि पहले हम लोगों ने उद्योगों पर ध्यान दिया पंचवर्षीय योजना में, उसमें भी खास करके बड़े बड़े उद्योगों पर। तो ग्रामीण क्षेत्रों का उपेक्षा की गई, तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गए। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही स्वर्ग शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें कहाँ हैं, गांव में है। जैसे उद्योग शहर में चल रहे हैं, मगर उन उद्योग के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, गांव से आ रहा है। यानी कि जो जड़ है, आपको जो सुंदर वृक्ष दिख रहा है प्रगति का, तो उसकी जड़ें गांव से जुड़ी हुई है। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने के लिए अंदाजपत्र में बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए। तो हमारा जो भी अंदाजपत्र यानी बजट, जो बजट बनाते हैं उसमें गांव पे वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास गांव के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसको ये जो देखिए सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको आप टुकड़े टुकड़े में लिख सकते हैं। तो सरकार ने क्या गाँव के विकास के लिए जैसे गृह उद्योगों पर, कुटीर उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी। महिला समानता संबंधी गुजरात सरकार की विविध योजनाएं बनाइए। तो देखिए, गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालय प्रवेशोत्सव कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बराबर। तो इन्होंने कन्या शिक्षण केलवणी रथ यात्रा शुरू की, तो स्कूलों में नामांकन बढ़ गया, 100% नामांकन हो गया। महिला दर, साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दी।
राज्य में 35% से कम स्थिति साक्षरता दर वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में बसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दी जाती है। अमाउंट होती है, जब कोई भी बच्ची बीपीएल कार्ड वाले को, खास बीपीएल कार्ड वालों को ही दी जाता है। बीपीएल कार्ड वाला कोई बच्ची अगर जब एडमिशन लेती है तो उसको विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है, जो जब वो पढ़ाई पूरी करती है तो वो पैसा उसको मिल जाता है। सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन करने के लिए कन्याओं को एसटी बस के मुफ्त पास दिए जाते हैं। किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार, उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना लागू की गई है। इसमें उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। स्थानीय स्वराज की जो चुनाव होती है उसमें 33% आरक्षण था, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना लागू की गई है। इसके उपरांत निराधार विधवा महिलाओं को दूसरों पर आधारित ना रहना पड़े, लाचार ना बनना पड़े, इसके लिए भी सरकार सहायता देती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना चालू की गई है। इसमें महिलाएं जो है अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करती हैं और वो उद्योग की शुरुआत करती हैं। महिला स्वास्थ्य के लिए ई ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा माताओं को दर्ज करने, ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधी मृत्यु दर घटाने की पहल की गई है। इसकी नियमित स्वास्थ्य जांच करने, उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण के कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती का ध्यान रखा जाता है। बेटी बचाओ अभियान द्वारा लिंग भेद समाप्ति हेतु सरकार अभियान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये कार्यक्रम सरकार ने लागू किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं को चिरंजीवी योजनाओं के अंतर्गत प्रसूति, दवाइयों, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि की जो सेवा है बिना मूल्य देने का प्रावधान किया गया है। ये सब पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं तो आपको याद रहेंगे। किस योजना का क्या नाम है वो भी आपको खास याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में हुई वृद्धि विकास की जानकारी दीजिए। तो प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र का अविभाज्य अंग है, जिसकी गणना, महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों में स्वीकृत की गई है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा जैसे विद्वानों का वास्तुशास्त्र में विशेष योगदान था। वास्तुशास्त्र का उपयोग क्या होता था? रहने की जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार वगैरह की रचना किस तरह करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, इसका उसमें उल्लेख होता था। बृहत संहिता में वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया गया। 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा थे कुंभ। उन्होंने जो पुराने प्रकाशन थे उनको सुधार करके उनका नई इन शास्त्रों का पुनरुद्धार किया। वास्तुशास्त्र को 8 भाग में बांटने वाला देव का प्रथम स्थपति थे विश्वकर्मा। को वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी, विविध आकार की रचना, कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष आदि की जानकारी इसमें दी जाती थी। अब वास्तुशास्त्र के दृष्टि बिंदु में परिवर्तन आया, इन्हें विदेशों में भी स्वीकृति मिली है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय बताइए। तो भारत ने सरकार ने 1964 में, ये याद रखना, केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी ब्यूरो की स्थापना की, जो सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार को नेस्त नाबूद करता है, भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करता है। यह सरकार का एक स्वतंत्र और अलग विभाग है। गुजरात में इसका मुख्यालय शाहीबाग अहमदाबाद में स्थित है। सार्वजनिक जनता की भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो हेल्पलाइन का फ्री नंबर है, याद रखें। ये नंबर भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भ्रष्टाचार को रोकने, यानी कोई करप्शन कर रहा हो, आपसे रिश्वत मांग रहा हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी नियम 1988 में बनाया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करना, सत्ता और पद का दुरुपयोग हो उसको रोकना था। किसी भी सार्वजनिक सेवक या उच्च पदाधिकारी, राजनेताओं का पद या उच्चाधिकारी
पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति की जानकारी शपथनामों में करके घोषित करना अनिवार्य है। जैसे अभी बात होता है, जैसे कि हमारे यहाँ चुनाव में वो देखा होगा आप लोगों ने कि नेता लोग अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं। तो जैसे कोई बड़ा ऑफिसर कोई बड़ी पोस्ट पे जाता है तो सबसे पहले अपनी संपत्ति की घोषणा करता है कि उसके पास इतनी संपत्ति है। यदि उनके कार्यकाल के दरमियान उनकी आय से अधिक संपत्ति रखते पकड़े जाए तो दंडात्मक अपराध होता है। ऐसी संपत्ति या बेनामी संपत्ति सरकार स्वयं जब्त कर लेती है। सूचना का अधिकार 2005 और नागरिक अधिकार पत्र पेश किया, जिसके पीछे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक कार्य नियमित समय सीमा में काम पूरा करने का आदेश देकर अपने क्षेत्र और सत्ता के अधीन कार्य में विलंब दूर करके पारदर्शक और सरल प्रशासन की सार्वजनिक जिम्मेदारी बढ़ाने का उद्देश्य है। तो देखिए, सूचना का अर्थ है आरटी कहते हैं इसे, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें आप के कार्य में कोई विलंब हो रहा हो तो उसके लिए आप जो भी ऑफिस है उससे आप आरटी मांग सकते हैं, तो आपके साथ भ्रष्टाचार होने से रुकता है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में ब्लैक मनी एक्ट 2005 में बनाया, जिसमें भ्रष्टाचार को आपराधिक स्वरूप में समावेश किया गया है, आपराधिक माना जाता है। इसमें फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कानून तथा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कस्टम एक्ट की धारा 132 में सुधार किया गया है। लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति करके काला धन को खोजने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग, भ्रष्टाचार की फरियाद के कारण के आधार पर विभागीय जांच कार्य गुजरात सतर्कता सेवा आयोग गांधीनगर कर रहा है। यानी किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है तो ये जो सतर्कता आयोग है ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। मूल्य वृद्धि के कारण बताइए, यानी किसी भी चीज का भाव बढ़ता है उसका कारण क्या होता है। तो अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, इसको समझिए। यानी जैसे भारत सरकार है, आवश्यकता से अधिक नोट छापे तो क्या होगा, मुद्रा बाहर मार्केट में आ जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने के सक्षम हो जाएंगे, चीज वस्तु सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़ेगी। तो जब बस लोगों पैसा खर्च करने को तैयार होंगे तो मांग बढ़ेगी, परंतु उनकी कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, इसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। बराबर। जैसे कि उदाहरण दूं, गोल्ड, सोना, सोने का भाव क्यों है अधिक है, क्योंकि सोना कम है। बराबर। अब मान लो कि लोहे की तरह ही सोना इतनी मात्रा में होता तो सोने का इतना भाव होता, कभी नहीं होता। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर बैंकों की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन देकर लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जो चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव लाकर मूल्य में वृद्धि है। जैसे बैंक बहुत सस्ते दर पे अगर कोई ब्याज दे रहा है, ब्याज में रकम दे रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ललचाएंगे, वो रकम ले लेंगे और उसका अपने दूसरे कामों में उपयोग करेंगे, खर्च करेंगे। तो डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि, भारत में औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन 2011 में कुल जनसंख्या थी 121 करोड़। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र चीज वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है। वस्तु की कमी उत्पन्न होने से मूल्य वृद्धि होती है। तो देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी, लेकिन वस्तुएं उतनी स्पीड में नहीं बढ़ती है। एक सीधी सी बात है। अब जैसे एक जमीन है, पहले इसके मालिक थे 2, अब ये इनके बच्चे हुए तो जमीन टुकड़े टुकड़े में बटेगी, जमीन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। निर्यात में वृद्धि, निर्यात यानी सरकार कोई भी चीज उसका निर्यात दूसरे देशों में करने लगे तो मांग तो अपने देश में उसका भाव बढ़ेगा। जैसे मान लो कि हम एक सीधा सा उदाहरण दूं, जैसे ऑनियन है, ऑनियन यानी प्याज, भारत सरकार प्याज बाहर भेज करे तो क्या होगा, प्याज की कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी मात्रा कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति, अब जैसे कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसका जो रॉ मटेरियल है वही महंगा हुआ तो वस्तु भी बनकर काफ़ी महंगी तैयार होगी। तो कच्चा माल की जब कीमत बढ़ती है तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है।
और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति है वो कौन है, वो मजदूर है या प्रजा है, और जितनी वो क्रय शक्ति उनकी घट जाती है, वे और वेतन वृद्धि की वो मांग करते हैं, जिससे संतुष्ट करने पर चीज वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर मूल्य वृद्धि होती है। जैसे मान लिया कि कोई कंपनी है, उसने एक सिंपल सा उदाहरण दूं, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, वैसे ही सारी चीजों का मांग बढ़ जाता है। तो यूं समझ लीजिए कोई भी चीज है उसका ट्रांसपोर्टेशन किससे द्वारा होता है, गाड़ियों के द्वारा। ओके, जैसे मान लो कि दूध ही है, दूध आपके पास अमूल डेयरी में से आ रहा है, तो अमूल डेयरी में से जब वो दूध आपके वहाँ आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगता है। पेट्रोल का भाव बढ़ेगा तो क्या होगा कि दूध का भाव बढ़ेगा, सब्जी का भाव बढ़ेगा, हर चीज़ का भाव बढ़ जाएगा। तो उसका भाव बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी वेतन बढ़ाने की मांग करें। जब वेतन बढ़ेगा तो फिर वो जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट को और महंगा बेचेगी। तो इस तरह से जो महंगाई का दुष्चक्र है वो चलता रहता है। गैर दर्ज मुद्रा का चलन, ब्लैक मनी, सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो, ऐसा गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। जैसे जो भी पैसा कमाते हैं उस पर सरकार को टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति टैक्स की चोरी करे तो काला धन हो जाता है। अब जिसके पास एक काला धन है वो क्या है, उसको उस खर्च करने में उसको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उसके पास आवश्यकता से काफी ज्यादा धन है, तो वो मार्केट में खर्च करता है, क्योंकि उसकी खर्च करने की शक्ति ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, तो वस्तुओं का मांग बढ़ती जाती है। सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि, सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। देखिए, सरकार पेट्रोल वगैरह पे सरकार की अलग अलग योजनाएं, उनके लिए पैसा प्राप्त करने के लिए पेट्रोल उत्पादनों पे कीमत बढ़ाती है, दूसरी चीज़ों पे कीमत बढ़ाती है। तो क्या होता है, इससे कारण महंगाई बढ़ती है। प्राकृतिक कारण, अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक शांति कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय प्रबलों के कारण महंगाई बढ़ती है। कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी, तीनों चीजों को समझिए। जैसे टैक्स ना भरना, कर चोरी, संग्रहखोरी यानी, जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट में ऑनियन की, प्याज की मात्रा बढ़ गई, तो आज मान लीजिए सपोज कि आज 30 रुपया किलो है, बराबर, तो कोई व्यापारी, उसको लग रहा कि भाई अगर अगले समय में 50 रुपया होने वाला है, तो कुछ व्यापारी क्या करते हैं, माल को छुपा लेते हैं, वो माल को मार्केट में नहीं आने देते। तो क्या होता है कि जो कीमत 50 बढ़ती है उसके बदले कितनी हो जाती है, और 30 बढ़ करके 80 रुपए हो जाती है। तो उसे कहते हैं काला बाजारी, संग्रहखोरी। और काला बाजारी यानी चोरी छिप करके उसको बेचना। कई बार आयात की कर की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तु के आयात प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध के कारण चोरी के विचार, चोरी छिपकर कर नहीं भरकर विदेशों से सामान लाया जाता है, इसे कहते हैं दान चोरी। देखिए, भारत सरकार विदेशों से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि वो अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, विदेशों में ना जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं बिना टैक्स भरे विदेशों से चीज़ें ले आते हैं, इसको हम कहते हैं दान चोरी या स्मगलिंग। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, ऐसी अटकलें अफवाहें आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके, तो उसका सामने रक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था कम अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं। जैसे अफवाह फैला दी जाए कि भाई प्याज का या किसी भी चीज का भाव बढ़ने वाला, तो लोग क्या उसको संग्रह कर लेंगे, तो संग्रह कर लेंगे तो कीमत वैसे ही बढ़ने वाली है, लोग आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है, कमी होती नहीं है मगर कमी जैसा मार्केट में क्रिएट होता है, बराबर। तो इसके कारण महंगाई बढ़ती है। अब देखिए, आपको ये नक्शा है, ये नक्शा हमको भरना है। क्या है, पटसन का एक क्षेत्र। पटसन कहां पे होता है दोस्तों, पटसन होता है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल आप याद रखिए,
पश्चिम बंगाल में आप ले लेंगे पटसन को। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रेशमी कपड़ा उद्योग का केंद्र, कांप की जमीन का एक क्षेत्र। देखिए सिंबल देखिए, पहला हम पटसन देख रहे हैं, पटसन इटसार वाला है। तो देखिए ये पश्चिम बंगाल का जो पट्टा है ये हमारा पटसन वाला उद्योग हो गया, बराबर। फिर है जलमार्ग नंबर 2, ये रहा जलमार्ग नंबर 2, ये जो देख रहे हैं आप, दुबी ब्रह्मपुत्र सर्बिया साबिया ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो जलमार्ग नंबर 2 है। याद रखना आपको ये सारा नक्शा ड्रॉ कर लेना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क पहले तो आप देखिए कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ, तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आप उसको दर्शा दीजिए। रेशमी कपड़ा उद्योग, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में रेशमी कपड़ा जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होता है, आपने देखिए श्रीनगर में हमने दर्शा दिया, इसको दिमाग रखना। कांप की जमीन, कांप की जमीन का ये देखिए गुजरात में अमुक जगह है, मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह पर है, महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको नक्शे को भर सकते हैं, आपको नक्शा खरीद के उसको भरना चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आपको इस सॉल्यूशन में काफ़ी मजा आया होगा। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके बहुत से दोस्तों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, इस चैनल के बारे में, तो उनको अवश्य बताइएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।